आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराया है और इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जी का, महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को भी सुनने का एक अवसर हम सबके लिए विशिष्ट इसलिए भी है कि भारत के संविधान के ही कारण आज हम सबको एक समान मताधिकार मताधिकार प्राप्त हुआ है और हर व्यक्ति को न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त हुए हैं बल्कि भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हर एक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इन सभी मूल कर्तव्यों पर भी एक विस्तृत चर्चा के लिए स्पेशल सेशन केवल विधानसभा और विधानमंडल का लोगों ने आहूत किया और उसमें बहुत सार्थक और रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन यह वर्ष हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, एक और आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी ओर चोरी चौरा कि उस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी यह वर्ष है और इस अवसर पर देश के संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सबका जुड़ना और वह भी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण स्तर पर शासन से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, विभिन्न बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से जुड़े हुए पदाधिकारियों का एक मंच पर एक साथ उपस्थित होना एक अवसर हम सबको प्रदान करता है। मैं इसके लिए इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित हुआ था। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन अलग अलग समितियों के प्रारूप को एक रूप देना, एक शिल्पी के रूप में कौन इस दायित्व का निर्वहन करेगा, अम्बेडकर जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी निर्वहन करते थे। अगर आप देखेंगे भारत के संविधान को तो जो मूल प्रति है भारत के संविधान, भारत के गणतंत्र की शताब्दी वर्ष था, उस वर्ष हमें संसद की मूल प्रति उपलब्ध कराई गई और उस मूल प्रति को देख करके लगता था कि वास्तव में भारत के संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारत की सभी भावनाओं को कहीं पर लिपि के माध्यम से और कहीं पर चित्रों के माध्यम से संविधान में उकेरने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। अगर कहा जाए कि भारत की मूल प्रति ही भारत की आत्मा भी है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर उनकी स्मृति को
बनाए रखने के लिए अंबेडकर स्मारक की आधारशिला के अवसर पर 19 नवंबर 2015 को मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 26 नवंबर की तिथि भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता है। और उसके उपरांत हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को भारत में पहली बार संविधान दिवस के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ मनाया गया था। और तब से प्रतिवर्ष पूरा देश इस संविधान दिवस के साथ जुड़ करके भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को और अपने संकल्पों को जोड़ने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में देखते हैं आज जो यहां पर महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी का, उसने उन सभी भावनाओं का ही प्रतिनिधित्व किया है जो भारत के संविधान की मूल भावना है। और भारत के संविधान की उन मूल भावना का प्रतिनिधित्व मुझे लगता है या किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मौत, भारत के प्रत्येक नागरिक का महत्व बनता है, क्योंकि भारत के संविधान का वास्तविक रक्षक अगर किसी को माना गया है तो अब भारत के नागरिक को माना गया है, भारत के नागरिकों को माना गया है, भारत की जनता को माना गया है। और इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही ये भारत के संविधान के द्वारा इस बात के प्रति हम सबको आग्रही बनाया गया है। और इन्हीं सब भावनाओं का प्रतिनिधित्व आज के उद्बोधन के माध्यम से भी हम सबको प्राप्त हुआ है। और इसमें हम सबको, जिसमें हम सब इस बारे में देखते हैं कि कैसे इस पूरी भावनाओं को घेरने का प्रयास हुआ है। और भारत के संविधान ने भी, क्योंकि जब भारत 1947 के पहले जब भारत की आजादी की बात एक निष्कर्ष की ओर पहुंच रही थी तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग, एक बड़ा तबका था जो भारत को भारत के रूप में रखने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ कार्य कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके भारत को एक नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने भारत को अलग अलग राष्ट्रीयताओं के समूह के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया था और उस समय उसके अनुरूप षड्यंत्र भी करने के प्रयास किए थे। अंग्रेज अपनी कुटिल चाल चल रहे थे, देश तोड़क ताकतें अपनी चालें चल रहे थे। लेकिन एक बड़ा तबका भारत का ऐसा था कि जो भारत को एक भारत के रूप में रखने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ कार्य कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उन्हें यह दायित्व दिया गया तो उन्होंने देशी रियासतों को एक साथ जोड़ करके भारत को वर्तमान का जो स्वरूप दिया, ये हम सबके सामने है। कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा, लेकिन उस कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य को बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, सबकी भावनाओं को समेटते हुए, न जातीय दंगा, न भाषाई विवाद और न ही किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी भाव के साथ ऊपर उठ करके केवल भारत को भारत के रूप में स्थापित करने के उन भावों को आगे बढ़ाने का जो कार्य उस समय जिस दूरदर्शिता के साथ इन महापुरुषों ने किया था, वह आज भी भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर उन भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव दिखना चाहिए। और इस दृष्टि से भारत का संविधान हम सबको इन सब भावनाओं के साथ जोड़ता है, जिसमें हर नागरिक की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व के भाव को एक साथ जोड़ने के लिए निरंतर हमें प्रेरित करता है। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो पहली जो बैठक होती है, वह बैठक पहले अधिवेशन के रूप में 9 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है और उसके बाद जो अलग अलग समितियां गठित हुई हैं, उन समितियों के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने के बाद भारत का वर्तमान संविधान एक स्वरूप लेता है। और मैं तो मानता हूं कि जैसे हम अपने घर में अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं, भारत के मूल संविधान की उस मूल प्रति को भी हर भारतवासी को अपने घर में रख करके उसको उसी भाव, उसी सम्मान के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ को रखते हैं, वह हमारी आस्था का प्रतीक होता है, वह हमारी व्यक्तिगत उपासना विधि का प्रतीक होता है, वह हमें एक अंतःकरण की ऊर्जा देता है। लेकिन हम सबको इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि हर भारतवासी का अपने स्वयं के धर्म के साथ साथ इस राष्ट्र का भी एक धर्म है और उस राष्ट्र धर्म को जोड़ने की प्रेरणा जिस संविधान से हमें प्राप्त होती है, उस संविधान के प्रति भी उस सम्मान का भाव हर भारतीय का दायित्व बनना चाहिए। और उस दायित्व को आगे बढ़ाने की दिशा में मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है कि जब भारत तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, तो उतनी तेजी के साथ वे षड्यंत्र भी प्रारंभ होते हुए दिखाई देते हैं जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और इस दिशा से हर एक भारतीय को के मन में इन भावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये मुझे लगता है कि भारत का संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर की तिथि को मनाया जाना उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, इस विश्वास के साथ आज का यह संविधान दिवस के अवसर पर यहां पर आयोजन, यहां पर भी प्रदेश शासन के द्वारा भी यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि देश की स्वाधीनता और समाज को जागरूक करने के लिए आज जब भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अमृत महोत्सव के इस आयोजन के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में चौरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी वर्ष के इस आयोजन के साथ हम संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि समाज के इस बहुत प्रतिष्ठित तबके के साथ आज प्रदेश सरकार यहां पर जुड़ रही है और खासतौर पर हमारे बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम को अपने प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ इस आयोजन को मनाया जाना और भी न केवल आनंददायक बल्कि स्फूर्तिदायक भी यह इस अवसर पर हम सबको प्रतीत होता है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जिन भावनाओं को लेकर के आप निरंतर कार्य करते हैं, उस रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, उसने प्रदेश के परसेप्शन को देश और दुनिया के अंदर बदला है। आज प्रदेश के अंदर एक आम जन के मन में प्रदेश के प्रति एक विश्वास का भाव भरता हुआ दिखाई देता है। आज वो समय नहीं जब प्रदेश के किसी नौजवान को या प्रदेश के किसी नागरिक को देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज होना पड़े। आज वो कहीं भी जाएगा देश में या दुनिया में, उसके प्रति एक सम्मान का भाव प्रत्येक नागरिक के मन में दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना अंतर आ सकता है रूल ऑफ लॉ के कारण, जिसकी आपकी मूल शपथ है, जिसको लेकर के आप आजीवन लड़ते हैं, उस रूल ऑफ लॉ को जब शासन व्यवस्था पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू करती है तो उसका परिणाम कहां देखने को मिलता है?
देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान कहीं जाता था, उसको शक और संदेह की निगाहों से देखा जाता था। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में लोगों की धारणाएं कुछ और थी। 2017 के पहले देश की धारणा उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या थी? उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा थी कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है। एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की भावनाओं, उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इन सभी मिथकों को दूर करते हुए, इन धारणाओं को बदलते हुए आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। जब पूरा देश विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था की चुनौतियों से अलग अलग समय में जूझता है, तब उत्तर प्रदेश आनंद के साथ अपने पर्व और त्योहारों को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश आज निवेश की उन भारी संभावनाओं को लेकर के आए। लोगों के लिए आश्चर्य होता है जब दुनिया में कोई निवेश के लिए आता है देश में, और निवेश के लिए आने पर जब देश की 2 राज्यों को उसको चयन करना होता है, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होता है, तो सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर एक ऐसा क्या हुआ है जो उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक माना जाता था। उस उत्तर प्रदेश में आज देश की कल्याणकारी योजनाओं की 44 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें 17 के पहले उत्तर प्रदेश किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 25वें स्थान पर, किसी में 30वें स्थान पर, किसी में सबसे अंत में होता था। आज उन सभी 44 योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश आज विकास के कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, और ये सभी उस दिशा में किए गए प्रयास के परिणाम है। उसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए प्रदेश ने किस रूप में प्रयास प्रारंभ किए। ये प्रदेश के अंदर चाहे वह पास्को कोर्ट की स्थापना महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए किए गए प्रयास, न्यायालयों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में दिए जाने वाले योगदान हो, न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में दिए जाने वाले योगदान का हो, या फिर उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में एक नए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति और सहमति देने के साथ साथ उसके शिलान्यास के कार्यक्रम को भी महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया। बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम की जो नींव है, जो उसकी बैकबोन है, वह है हमारा अधिवक्ता। अधिवक्ता समुदाय के हितों के लिए भी निरंतर अपने स्तर पर प्रयास किए। आज उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा 19, 20, 21 3 दिवसीय यहां पर देश के डीजीज कॉन्फ्रेंस था, जिसमें 3 दिनों तक प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में डीजीज कॉन्फ्रेंस में पूरा समय लेकर के देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा अलग अलग राज्यों से की। और उस दौरान सबसे ज्यादा सराहा गया था उत्तर प्रदेश के प्रेजेंटेशन को। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं, इसकी सबने सराहना की। उसकी हार्ड कॉपी लोग लेकर के गए, और कुछ राज्यों के डीजीपी तो ऐसे थे जिन्होंने अपना समय रोक करके यहां पर रुके, उसके बाद भी, और रुकने के बाद उन्होंने यहां पर कुछ चीजों को देखा। जैसे कुछ डीजीपी, तमिलनाडु के डीजीपी थे, उन्होंने कहा मिशन शक्ति का कार्यक्रम क्या है, हम इसको देखने के लिए जाना चाहते हैं। और लखनऊ के एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के गए। मिशन शक्ति के अंतर्गत जो महिला हेल्प डेस्क बनाई गई थी, वहां जाकर के उन्होंने उस क्षेत्र को देखा। थाने में देखा महिला हेल्प डेस्क कैसे बनता है, इसको उन्होंने वहां पर देखा। कैसे प्रदेश के अंदर यहां पर कानून का राज स्थापित होता है, इन सब पर उन्होंने बहुत नजदीक से इसका अवलोकन किया। प्रोसिक्यूशन को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, महिला संबंधी अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,
इन सबको उन्होंने बहुत नजदीक से देखा भी, उसको महसूस भी किया, और फिर उन्होंने उन केंद्रों में जाकर के नजदीक से उसे देख करके भौतिक सत्यापन करके फिर उसकी हार्ड कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को अपने साथ लेकर के गए कि हम भी अपने राज्य के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज इस अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए जो हमें समय समय पर प्रदेश के न्यायपालिका से बार और बेंच का जो सहयोग, सकारात्मक सहयोग निरंतर प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि राज्य हर एक दिशा में अपने बारे में जो परंपरागत धारणाएं राज्य के बारे में थी, उन सभी धारणाओं को निर्मूल साबित करने और एक नए उत्तर प्रदेश, एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को बनाने में हमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई। इस अवसर पर जो मुझे कुछ बातें कहनी थी कि जो खासतौर पर अधिवक्ता समाज के हितों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, और उन प्रयासों की दृष्टि से मुझे आप सबके सामने कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 30 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर चुके जो सदस्य हैं, उनके आश्रितों हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को 1.5 लाख से 5 लाख किए जाने विषयक अध्यादेश भी हम लोगों ने प्रदेश में पहले ही यहां पर जारी कर दिया है, और कल ही इससे संबंधित पहली किस्त 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी प्रदेश ने यहां से जारी कर दी है। दूसरा है, युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष उनकी जर्नल है, मैगजीन है और अन्य बुक्स आदि खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाने की कार्रवाई को, इसके लिए इसको भी कल इसके लिए भी जो हमें यहां से शासनादेश जारी करना था वह जारी किया जा चुका है, और यह कार्य प्रदेश में यह भी लागू हो चुका है। तीसरा, जो इससे पहले अधिवक्ताओं की किसी अधिवक्ता की दुखद मृत्यु होने पर परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को बढ़ा करके इसको 70 वर्ष किए जाने की थी, वह भी प्रदेश सरकार पहले इसको प्रदेश के अंदर जारी कर चुका है। प्रदेश के अंदर अधिवक्ता चेंबर के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे जनपदों में भेजे हैं। कुछ जनपदों में न्यायालय से स्वीकृति मिली, वहां निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए। जहां पर स्वीकृति नहीं मिल पाई वहां पर है, लेकिन हमारा प्रयास है कि चाहे वह हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अधिवक्ता के बैठने का चेंबर, वहां एक कॉमन मैन आता है, उसके मन में एक विश्वास होता है। अधिवक्ता के पास कोई व्यक्ति तब आता है जब वो अपनों से भी थक हार जाता है, सबसे हार करके, और अंत में एक नई आशा और एक नई उमंग के साथ वो अधिवक्ता के पास आता है। और मैं तो देखा हूं, ये भी देखा हूं कि लोग अपने सगे संबंधियों को किसी सादे कागज में हस्ताक्षर नहीं करते, लेकिन अधिवक्ता जहां उसको कह देता हूं कि हस्ताक्षर करता है, एक नया विश्वास उसके मन में होता है। लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के घर में आता, किसी चेंबर में आता है और बैठ करके कभी आसमान की तरफ देखता, तो कभी कभी वो नजारे उसके सामने बड़े वैसे होते हैं कि यह दिन में यह किसी एक सभागार की लाइट है या सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ये नजारा जब उसके सामने होता है तो उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती होगी। और इसके लिए सरकार ने तय किया है कि हर एक जनपद में अधिवक्ताओं के अच्छे चेंबर बने, और इसके लिए हम लोगों ने कई जनपदों में धनराशि अवमुक्त भी कर दी है। और हम लोग चाहेंगे कि जिन भी जनपदों से इस प्रकार के प्रस्ताव आएंगे, राज्य सरकार वहां पे अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जिससे न केवल अधिवक्ता बल्कि आने जो भी वहां पर वादी आएगा, उस वादी को भी वहां पर आकर के बैठने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, और वह एक निश्चिंत होकर के इस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आया है उसी विश्वास के साथ वो वापस भी जा सकेगा। आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत अब तक मृतक अधिवक्ताओं के कुल 1347 आश्रितों को 1 मई 2017 से 31 मई 2021 तक कल्याण निधि से 65 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है।
41 आवेदन पत्रों के अनुमोदन 7 जून 21 से में हुआ, जिसमें 2 करोड़ 5 लाख रुपए की धनराशि का भी अब तक भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1 अप्रैल 17 से 31 मई 21 तक मृत्यु दावे के रूप में कुल 1010 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को कल्याण निधि से 7 करोड़ 34 लाख 33,162 रुपए का भी भुगतान अब तक किया जा चुका है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अधिवक्ताओं के जो एक लंबे समय से चली आ रही ये मांगे थी, इन मांगों को बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के साथ बैठ करके प्रदेश के विधि और न्याय विभाग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार जब संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए हम सब मिलकर के एक नए सिरे से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से संविधान दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।